नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं अक्षय विधुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की विशेष प्रस्तुति स्वदेश शख्सियत। और इस समय हमारे साथ जो शख्सियत हैं, आइए हम आपसे उनका तारुफ करा देते हैं, उनसे आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त संदीप रजक जी हैं और आप आयुक्त हैं दिव्यांगजन मध्य प्रदेश की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो संदीप रजक जी की है वो ये है कि आपको 3 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। और ये आपकी उपलब्धि, इसके पीछे एक लंबे संघर्ष की कहानी है। संदीप रजक जी ने दिव्यांगजनों की सुविधाओं को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी है, एक बड़ा काम किया है और बहुत सारे ऐसे नवाचार किए हैं जिसे लेकर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें सराहा गया है और राष्ट्रव्यापी पहचान मिली है। तो संदीप रजक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिव्यांगजनों के क्षेत्र में किए गए अपने अनूठे क्रियाकलापों के लिए, कार्यों के लिए संदीप रजक जी को जाना जाता है। तो सर, कैसा रहा ये सफर? मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि लंबा संघर्ष रहा, तो ये एक लंबी लड़ाई है जिसको जब शुरू किया गया तो उस समय कुछ भी सुविधाएं और दिव्यांगजनों के लिए कोई भी अवसर तो बहुत कम थे। परंतु दिव्यांगजनों के लिए कुछ करने के लिए जब ठान लिया मन ने, तो हम आगे बढ़े। और चूँकि हमारे परिवार में हमारे जो मामा जी थे वो अष्टावक्र थे, तो ऐसा लगता था शुरू से ही कि कुछ हमको इस फील्ड में जाकर के इनके लिए कुछ करना है जी। तो दिव्यांगता के क्षेत्र में सारा शिक्षण और अध्ययन अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद निरंतर दिव्यांगजनों के लिए कैसे बेहतरी हो सकती है उसके लिए कार्य करते रहे। और यह तो हमें मालूम भी नहीं था कि हमको कमिश्नर डिसेबिलिटी के रूप में, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के रूप में आना है, क्योंकि 2016 में जो एक्ट बना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, उसमें यह प्रोविजन था कि राज्य आयुक्त करके एक पोस्ट क्रिएट की गई, उसमें सेक्रेटरी का रैंक रखा गया स्टेट का, और उसमें जो क्वालिफिकेशन रही वो हमने फुलफिल कर रहे थे, तो हम उस पद पर नियुक्त किए गए जी। और 4 अगस्त 2018 से निरंतर फिर स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के रूप में मध्य प्रदेश में मैंने काम किया। और अनेकों प्रयास लगातार करने का कार्य किया गया। और सर्वप्रथम यह मन में था कि जो हमारे दूरस्थ अंचल के जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको कैसे हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि शहरों में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या शहरों में तो दिव्यांगजन आसानी से अपनी सुविधाओं को लेके अपना प्राप्त कर लेते हैं, परंतु हमारे जो दूरस्थ अंचल हैं, विशेषकर हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ के दिव्यांगजनों के लिए काम करना, वहाँ के पीड़ितों के लिए काम करना, वो लक्ष्य बना के हमने काम किया। उसमें बहुत सफलता है। मैं कुछ नवाचार आपके देख रहा था और ये सबसे बड़ा आधार रहा है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है और आपको उसके लिए चिन्हित किया गया, आपको उसके लिए चुना गया। तो चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये और इससे जुड़े एक एक नवाचार मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट ये क्या है, कैसे काम करती है? मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी हमारी थी, पूरे राज्य की दिव्यांगजनों की उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए, और जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है उसका प्रभावी क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो सके, इसकी जिम्मेदारी आयुक्त सदन की होती है। तो मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है। 3 प्रांत इसमें आते हैं। एक जबलपुर के आसपास वाला महाकौशल अंचल है, भोपाल ग्वालियर का ये मध्य भारत कहलाता है, इंदौर उज्जैन का क्षेत्र मालवा कहलाता है। तो अब भोपाल राजधानी में हमारा जो न्यायालय कार्यालय है, लेकिन हमारे जो डिंडोरी है, उमरिया, अनूपपुर है, मंडला है, या अलीराजपुर धार है हमारा, तो छिंदवाड़ा है, तो ये दूरस्थ अंचल के दिव्यांगजनों को आने में हमें लगा कि यार हमको वहाँ जाना चाहिए। तो फिर हमने अपनी जो हमारी बेंच है, हमें जो सिविल न्यायालय के पावर्स थे, हमारी जो यहाँ कोर्ट है, इस कोर्ट को हमने अपनी पूरी टीम के साथ में हमने जाना शुरू किया और हमने ज़्यादातर ऐसे दूरस्थ अंचलों में जाकर हमने काम करना शुरू किया। तो वहाँ के दिव्यांगजनों को बहुत लाभ मिला। और इसके लिए पहले 1 महीना पहले जिला कलेक्टर को आदेश देकर कि हम ये अपनी चलित न्यायालय लगा रहे हैं आपके जिले के दिव्यांगजनों की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो बाकायदा वहाँ प्रचार प्रसार करके, उनका रजिस्ट्रेशन करके
और उनको क्या क्या उपकरणों की आवश्यकता है, कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उनकी नौकरी की कोई समस्या है, उनकी शिक्षा से संबंधित कोई समस्या है, या उनके साथ किसी प्रकार कोई अत्याचार अनाचार कोई हो रहा है, या उनके अधिकारों को हनन हो रहा है, तो उसको लेकर के वहीं पर सुनवाई करना शुरू किया। यानी आप लगातार इसमें विजिट करते रहते हैं, यात्राएं आपकी होती रहती होंगी। मैं सबसे ज्यादा प्रवास करने वाला, मतलब मैं दौरे करने वाला मैं अधिकारी जाना चाहता हूँ, और मुझ पर ये आरोप रहता है कि मैं बहुत ज्यादा राशि का खर्च इसमें करवा देता हूँ आने जाने में, यात्राओं में काफी खर्च होता है। लेकिन ये बहुत न्यूनतम होता है, काम का हिस्सा है, काम का हिस्सा है कि मैं जाऊंगा तो दिव्यांगजनों को बहुत लाभ मिला। और वहाँ बड़ी संख्या में जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड योजना है भारत सरकार की, जो जैसा आधार कार्ड रहता है वैसे प्रत्येक दिव्यांगजन का एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनता है। तो मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम पायदान पे है। तो ये जो मेहनत हम सब ने इशू की आपने सबसे ज्यादा, ये बिल्कुल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूनिक आईडी कार्ड दिया गया, और बिना यूनिक आईडी कार्ड के कोई भी योजना का लाभ दिव्यांग को नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए चिन्हित, ये आपने एक रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज किया था अभी, तो ये जो आप यूआईडी देते हैं दिव्यांगजनों के लिए, इसके लिए चिन्हित कैसे करते हैं? क्योंकि गांव-गांव में एक एक परिवार में जाकर देखना होता है, पूरा समूचा प्रदेश है, तो कैसे उनको ढूंढा जाता है? देखिए उसमें क्या है कि जो हमारे जो जमीनी स्तर पे जो अमला है, तो वो भी मोबिलाइज हो जाता है। जब हम स्वयं स्टेट का कमिश्नर है वहाँ उनके जिले में जा रहा है, उनकी तहसील में जाके दिन भर के लिए मोबाइल कोर्ट अपनी लगा रहे हैं, चलित न्याय लगा रहे हैं, तो वहाँ का पूरा अमला मोबिलाइज होता है, पूरा अमला पाबंद होता है, और वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के जो पूरे अधिकारी हैं, सब वहाँ पे उपस्थित होते हैं। सभी विभागों के अधिकारी, अभी आगे बताऊंगा आपको, सभी विभागों में योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन के माध्यम से हो रहा है सभी विभागों के माध्यम। तो उसको क्रियान्वयन करने के लिए जब हम वहाँ पे मोबाइल कोर्ट लगाते थे, तो उस जिले के दिव्यांगजनों को जो है मुनादी लगा करके, प्रचार प्रसार करके, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, पार्षद हैं, और वहाँ के जो हमारे सरपंच सचिव हैं, हमारे जनपद के जो हमारे अधिकारी हैं, ये सारे लोग को मोबिलाइज करके ये काम किया गया। और इसके पहले जो है पूरा माहौल बनाने के लिए उनको बाकायदा समझाया जाता है कि यार ये बहुत ही अच्छा ऐसा काम है जिसमें हम दिव्यांगजनों की सेवा करके अपना पुण्य कमाते हैं। पुण्य कमाते हैं, लोग तो अपने पैसे से, दरिद्र नारायण की सेवा है, जेब से लोग खर्च करना चाहते हैं, मगर इसके लिए तो मुझे वेतन मिलता है, आप सबको वेतन मिल रहा है, तो करना है। यानी कि आपने जो बॉडी, आपकी जो बॉडी काम करती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर वो जाते हैं तहसील स्तर, तहसील से फिर पंचायत लेवल तक जा जाके हम लोगों ने जो इस प्रकार से मेहनत की, तो आप विश्वास मानेंगे कि मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि 100% हम लोग सफलता पा चुके हैं, लेकिन हम बहुत आगे चल रहे हैं इस मामले में। ये पहली सीढ़ी किसी को आधार कार्ड, किसी यूडीआईडी कार्ड दे, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, यूडीआईडी कार्ड नहीं है, तो उसको कोई भी योजना। तो इसका रेशो क्या है? आप क्या कुछ ऐसा कोई आंकड़ा है, कोई ऐसा डेटा है जिससे ये पता लगता हो कि कितने प्रतिशत दिव्यांगों को आईडी दी गई है अभी तक? देखिए, या कोई वंचित भी है अभी? 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस समय जो पूर्व का जो हमारा जो एक्ट था, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम था 1995 का, तो उसमें जो है वो 7 प्रकार की दिव्यांगता मात्र थी। अच्छा, 7 प्रकार की कैटेगरी, मतलब ब्लाइंड है, या फिर चलने फिरने की समस्या है, सुनाई नहीं देता है। लेकिन अब दिव्यांग अधिकारी 2016 जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जो लागू हुआ, तो 2016 से 21 प्रकार की दिव्यांगता है। अच्छा, तो उस जनगणना के, ये हमारे दर्शकों के लिए नई चीज है कि 21 प्रकार की दिव्यांगता आप लोगों ने रजिस्टर्ड की हुई है, जिसमें आप सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसे कई प्रकार की बीमारियों को जो है दिव्यांगता में शामिल किया गया, और उनको हम लोगों ने दिव्यांगता का लाभ देना शुरू किया। तो जब ये चीजें आप देखेंगी, 15.5 लाख की जो है 2011 की जनगणना में हम लोग के डेटा हमारे पास है मध्य प्रदेश का जी। अभी हम जो है यूडीआईडी लगभग 8,80,000 का बना चुके हैं। तो अभी काम बहुत बाकी है, लेकिन अभी हम जब फील्ड में जाते हैं तो चूंकि दिव्यांगता के प्रकारों की पहचान की भी समस्या है, तो इसलिए अवेयरनेस और वो करना बहुत जरूरी है कि भाई ये दिव्यांगता है, जो आपकी ये समस्या है, ये दिव्यांगता है। जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल थे, ये रक्त विकार कहलाते हैं, जिनको बहुत ज्यादा रक्त की आवश्यकता पड़ती है, उनकी बहुत समस्या रहती है। मतलब ये डिसेबिलिटी दिखती नहीं है, ये हाई डिसेबिलिटी दिखती नहीं है, लेकिन डिसेबिलिटी है। उसी प्रकार हमारी जो बौद्धिक दिव्यांगता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये आपको समझ नहीं आएगी। मुझे हो सकता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाएंगे कैसे उसको। तो इसके लिए ये हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं, जैसे आपने बताया, हॉस्पिटल्स में इन्वॉल्व होते हैं जी। हमारे यहाँ से सेंटर यहाँ से हम लोग उन्हें निर्देश देते हैं, और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारी मेडिकल बोर्ड है, उसकी ड्यूटी लगती है साथ साथ
लगाने की, और लगातार हम लोगों ने कैंप लगाए, जमीनी स्तर पे हम लोग तहसील स्तर तक कैंप लगाए, शिविर लगाए, और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी बहुत उसमें सहयोग, जैसे सक्षम जैसी संस्था है, सेवा भारती है, इन सब संस्थाओं को भी हम लोग उनसे सहयोग लेकर के, क्योंकि ये काम सिर्फ शासन नहीं कर सकता, इसमें लोग मोबिलाइज करने की आवश्यकता है प्रत्येक। तो ये सर एक बहुत बड़ा, जो मैं आपसे समझ रहा हूँ भाई, एक बहुत बड़े नेटवर्क की भी इसमें जरूरत है। तो जितने जिम्मेदार आप हैं, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपके अधीनस्थ व्यक्तियों में वो कार्य क्षमता और वो उनको इस चीज के लिए मोटिवेट करना, ये एक बहुत बड़ा काम है ना, कि आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये सिर्फ एक नौकरी तो नहीं है, ये जीविका उपार्जन का एक साधन तो नहीं है, ये एक तरीके की दरिद्र नारायण की सेवा है, अक्षम जनों की सेवा है। तो इसके लिए अपने अधीनस्थों को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? हम लोग से जो है बोलते हैं कि सक्षम भारत, समर्थ भारत, समर्थ भारत। तो जो दिव्यांग जन है उनको सक्षम बनाएंगे तभी हमारा भारत समर्थ बनेगा। हम अगर कुछ लोगों को छोड़ देंगे कि वो उनकी आवश्यकता नहीं, तो हमारा पूरा देश जो है वो, जैसे बोलते हैं ना कि विश्व गुरु बनना है, आगे बढ़ना है, जब तक हम प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को हम लोग आगे लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। इसमें आपने कहा कि जो विषय हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो शासकीय जो स्टाफ है, गवर्नमेंट स्टाफ है, तो इनमें जरूर थोड़ी सी ऐसी, मतलब कुछ लोगों में रहता है कि बस एक टाइम बाउंड नौकरी की, 10-6 बजे तो बस, क्योंकि ये तो आपका टाइमलेस जॉब है जो मुझे लगता है, और एक्चुअली आपका जॉब शुरू तब होता है जब आप ऑफिस से बाहर निकलते हैं। लगातार आप समाज की मुख्य धारा से जब आप जुड़ते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, बहुत सारे जरूरतमंद आपसे जुड़ते हैं। ये कहना है आपके माध्यम से कि जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी, विशेषकर जो हमारे भोपाल में बैठे अधिकारी हैं, इनसे मेरा अनुरोध है, मतलब आपके माध्यम से, कि वो जरूर से जरूर महीने में कम से कम 3 दिन 4 दिन के लिए जरूर उनको तहसील स्तर पर नीचे आके देखना चाहिए कि जो माननीय मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी कितनी अच्छी योजना चला रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कितनी अच्छी योजना चला रहे हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन तभी हो पाएगा क्योंकि अधिकारियों की बात ही कर्मचारी सुनता है नीचे स्तर का। जब अगर अधिकारी हमारे जाते हैं, तो हम लोग ज्यादातर अभी आपको बताएंगे कि हमको रविवार के दिन, छुट्टी वाले दिन हमने अपनी मोबाइल कोर्ट लगाई है। अभी गोटेगांव लगाई हुई, नरसिंहपुर जिले में गए तो नरसिंहपुर नहीं किया, हमने गोटेगांव में, गोटेगांव वाले। तो ये कोर्ट जो है, ये सिर्फ उनकी समस्याओं का निराकरण करती है, सुविधाएं वितरण भी किया जाता है, जैसे कि त्वरित होता है, त्वरित होता है। जैसे मान लीजिए किसी का प्रमाण पत्र दिया तो वहीं मेडिकल बोर्ड रहेगा, वहीं प्रमाण पत्र बन जाएगा, उसी दिन उसकी पेंशन शुरू करवा देंगे। आप सोचिए कि 12 साल का बालक दिव्यांग है, लेकिन उसकी पेंशन 6 साल से शुरू हो जाना थी, मगर वो हमारे सामने वो 12 साल शुरू हो रही है, 6 साल का उसको नुकसान हो रहा था। ये बात थोड़ी ये त्रुटि कहाँ रहती है कि 6 साल से 12 साल का वो हो गया, उसके चिन्हित करने में परेशानी रही, ये त्रुटि कहाँ होती है? एक तो पहचान में समस्या मैंने जैसे बताया, दूसरा जो उनको आवागमन की समस्या है, अब वो गोटेगांव में रहते हैं, उनको नरसिंहपुर तक जाना है, उनको कोई समस्या है तो मुझे परिवार सक्षम है या नहीं, भोपाल तक आके बताना है। आने जाने में कोई कितना भी हो, लेकिन आने जाने का तो लग जाता है खर्चा, घर छोड़ना पड़ता है, माता पिता मजदूरी करते हैं, तो उनकी समस्या है। इसमें आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह रहती है, वो भी आपकी बॉडी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कि जब कोई कमिश्नर या कोई बड़ा अधिकारी वहां नीचे जाता है, तो वो लोग खुशी से काम करते हैं कि उनको देखने वाला भी कोई आया है यहाँ। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि अधिकारियों से मेरा अनुरोध है, और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अपने अधिकारियों को निर्देशित करें नीचे जाए। आपने जनगणना मुझे बताई कि 2011-12, तो मुझे जो समझ में आया अब तक, मेरे ख्याल से, मेरा ज्ञान आपसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी हम 2025 में बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस बीच एक जनगणना और हो जानी थी शायद अब तक? नहीं, जनगणना तो दिव्यांग जनों के चिन्हित करने के हिसाब से, हाँ, दिव्यांग जनों चिन्हित करने के हिसाब से जनगणना जो है हो ही जाना चाहिए। परंतु जनगणना के अलावा जो हम लोग, जब हम अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो जो भी नया बालक जो अब 6 वर्ष से ऊपर हो गया है, तो उसकी जो समस्याएं हैं, तो उसके जब प्रचार प्रसार होता है, तो पता लगता है कि इन समस्याओं को लेकर के दिव्यांगता हो सकती है, और इसे प्रमाण पत्र बनाने से ये उनको सुविधाएं और सहयोग शासन से मिल सकता है, और उसको पढ़ाई शिक्षा में सहयोग मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी मतलब चीज आती है, तो इसमें बड़ा रहा है। तो ये चलित मोबाइल कोड जो है, ये आपका आपके कई नवाचारों में से एक नवाचार आपका, इससे जुड़े हुए हमने चुनौतियों पर भी बात की आपसे। कम से कम नहीं तो 20 से 25 हजार ऐसे होंगे जो दिव्यांगजनों से बिल्कुल व्यक्तिगत मिलना का समय हमको मिला 6.5 साल। तो आपके ये मोबाइल कोड से जुड़ी समस्याओं पर भी हमने बात की, जो चुनौतियां आती हैं उस पर भी हमने बात की। एक और नवाचार है आपका एडवोकेसी बैठक एवं निरीक्षण। जी, ये क्या है? देखिए, हमारा जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, उसके जो प्रोविजन है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हमारे अलग अलग विभाग दे रहे हैं। तो उनको, जैसे अब नगर पालिका निगम है, नगर पालिका निगम का ये काम है कि जितने भी उसके नगरीय निकाय क्षेत्र में जो भवन बनते हैं, शासकीय और अशासकीय दोनों, जो सार्वजनिक स्थल के जहाँ पे पब्लिक का मूवमेंट होता है, जी, वो बाधा रहित होना चाहिए।
तो जब बिल्डिंग बनती है तो उसका नगर पालिका निगम का काम है कि जब बिल्डिंग बनती है तो लोग नक्शा पास करने उसके पास जाते हैं, वहां से नक्शा पास होता है। जब नक्शा पास होता है, जब बिल्डिंग बन जाती है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है कि भाई अभी बिल्डिंग जो आपने नक्शा आपने दिया था तो एज पर गाइडलाइन बना कि नहीं बना है। तो बड़ी स्पष्ट गाइडलाइन जो है आरपीडी एक्ट के माध्यम से है कि आपको बाधा रहित बनाना है। चलिए, एक और आपका नवाचार है स्वसंज्ञान, आपने से कहा था सुमोटो, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, ये किस तरह का नवाचार है सुमोटो? ये सुमोटो ऐसा है कि जो हमें जो सिविल न्यायालय के पावर्स हैं होते हैं तो इसमें स्वसंज्ञान का एक महत्वपूर्ण एक विषय है कि अगर मान लो आपके न्यूज चैनल में हमें कोई ऐसी न्यूज पता लगे, खबर पता लगे जिसमें ऐसा पता लगा कि दिव्यांग के साथ कुछ गलत हुआ है, तो हम उसका स्वसंज्ञान लेकर के और फिर हम उसमें तुरंत हम संबंधित विभाग को नोटिस करते हैं, संबंधित थाने को नोटिस करते हैं। क्या ये जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं, इसमें जो सुविधाएं आपने बताई, तमाम सुविधाएं मिलती हैं लोगों को, तो ये कैसे बनते कैसे हैं? ये इतना काला पीला कैसे हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है या नहीं है तो उसका प्रमाण पत्र बनने के पहले क्या क्या मानक उसे पूरे करने होते हैं? देखिए, अच्छा काम करने वाले लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुविधाओं में भी लगे रहते हैं, गलत काम करने वाले, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कार्रवाई। तो अगर मान लो पता लग जाए तो फिर तो छोड़ते नहीं है, कार्रवाई पक्का करते हैं। अभी शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई थी, लगभग 750 पद भरे गए थे एक साथ दिव्यांगजनों, उसमें से ऐसी जानकारी मिली कि 450 पद जो ऐसे हैं वो खाली मुरैना जिले के भर्ती हो गए। 450 मध्य प्रदेश में 750 में से 750 में से आपको 750 सिर्फ एक जिले में से हो गए 50%। तो ये विषय जो था बड़ा लगता है, तो फिर हमने सुबह मोटर लेकर के इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को नोटिस दिया कि जितनी भर्तियां हुई हैं उसकी पूरी सूची हमें उपलब्ध कराएं और जिन जिन दिव्यांगजनों ने अभी ज्वाइन कर रहे हैं इनका पूरा जांच परीक्षण करके हमको रिपोर्ट दें। तो 82-83 ऐसे दिव्यांग निकले जो उनको फर्जी प्रमाण पत्र आए। नहीं, एक बात के लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि, और हमारे दर्शक भी ये बात जानते हैं कि जितनी भी रेड लाइट्स पर लाल बत्ती चौराहे होते थे पहले, दिव्यांग वहां भीख मांगते थे, भिक्षावृत्ति होती थी और उनके पास शायद आजीविका के लिए कोई और साधन भी नहीं था। लेकिन आप लोगों ने इतनी सहूलियतें दे दी हैं, सरकार ने इतनी सहूलियतें दे दी हैं आप लोगों के प्रयासों के माध्यम से कि अब कम से कम दिव्यांग भिक्षावृत्ति तो कहीं देखने को नहीं मिलती। बहुत अच्छा, ये तो ऐसा कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। और 100% शिक्षा देने से अच्छा शिक्षा दें, शिक्षा और योग्य बनाएं, उनको अवसर दें। और दिव्यांगजन किसी से मोहताज नहीं, वो तो अपना काम कर सकते हैं, उनको बहुत आगे। कहा जाता है कि भगवान अगर प्रकृति उन्हें कोई शारीरिक अक्षमता या कोई कमी रखती है तो इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है, विवेक बड़ा तीक्ष्ण होता है, कई सारी ऐसी उनके अंदर शक्तियां होती हैं जिससे कि वो आम लोगों से अपने दिमाग, अपने बुद्धि विवेक के दम पर आगे जा सकते हैं। अब देखिए, जो अवसर मिला तो ही हमारे जो कृष्ण कुमार तिवारी जी हैं मध्य प्रदेश में IAS हैं, और उमरिया कलेक्टर थे, अभी समय नर्मदापुरम के कमिश्नर हैं। अच्छा, टोटल दृष्टिबाधित हैं। दृष्टिबाधित, हाँ, लेकिन पूरा काम करते हैं। और मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ मैं उनके कार्य के देखते हुए तो दूसरे हमारे जो तेज तर्रार हमारे बहुत सारे अधिकारी, मुझे याद आ रहा है अभी जो रीजनल कॉन्क्लेव हुई थी, बिजनेस कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में, तो एक व्यक्ति जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, युवा है मेरे ख्याल से, अभी 35-36 साल 40 के अंदर ही रहे होंगे, ठीक है, वो उनको उनके सहयोगी पकड़कर उठा बिठा रहे थे, लेकिन वो बहुत तेज हैं और काफी रूपवान और प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक तो उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कभी आप उनको कहिएगा, मैं ऑनर ये बात कह रहा हूँ कि मैं कभी उनको, मेरा सौभाग्य होगा कभी मैं उनका इंटरव्यू ले लूं। जरूर जी जी। तो ऐसे अवसर मिल रहे हैं, दिव्यांग आगे आ रहे हैं जी। अच्छा, इसके अलावा जो सरकारी अनुदान कंपनियां कुछ निकाल लेती हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं, जैसे कि कुछ लोग आपने बताया तो इसी मिशन में लगे हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र बांटो, उनके ग्राहक भी हैं, खरीद लेते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो अनुदान के लिए कुछ कालाबाजारी जैसी कोई हरकत करते होंगे लोग, इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है, क्या इनके लिए प्रावधान है? देखिए, इसके लिए तो जो हमारे आंख और कान और जो सब है वो तो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से कुछ आ जाती खबर तो कार्रवाई करती है। और अगर हमें कुछ हमारे रिसोर्सेज को भी पता लग जाता है तो वो कर लेते हैं। और हम लोग का एक पूरा एक सिस्टम है, पूरा निरंतर उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब ऑडिटर जनरल का हमारे जो है उनकी ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा हुआ है जी। उन्होंने बताया भाई सरकारी राशि को अपने खाते में ट्रांसफर करना और उपयोग करना और भी काफी चीजें। तो ये स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, ये स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, एनजीओ हैं जिनको से काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या 2-4 एनजीओ खराब काम करते हैं उसके काम से बाकी लोग बाकी लोग तो बहुत अच्छा काम। देखिए, ये मैंने पहले बताया कि
जो है बड़ा कठिन क्षेत्र है और बिना सिर्फ शासन इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक समाज का और सबका सहयोग जागरूकता नहीं होगी। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, परंतु ये जो कुछ जो ऐसे चिन्हित होती हैं इनको लेकर के कार्रवाइयाँ करते हैं हम लोग। अच्छा, सार्वजनिक स्थलों पर भी आपने एक पूरी मुहिम चलाई कि जितना ज्यादा हो सकता है, जितना अधिक हो सकता है, उतना सुविधाएं देने के लिए आप चाहे वो प्राइवेट जगह हो, निजी प्रतिष्ठान हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो या फिर सार्वजनिक हो, सरकारी हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, आप देखिए कि 2014 के बाद से पूरा परिवर्तन सा आया है। अभी आप हर जगह जाएंगे तो मिलता है। जी जी जी। तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम में भारत अभियान भारत सरकार का है, लेकिन हमने उसको तुरंत यहाँ पे पकड़ा, उस पर काम करना शुरू किया और भारत सरकार उसमें काफी मदद भी करती है और गाइडलाइन है सुगम भारत अभियान की गाइडलाइन है। तो उनकी जो गाइडलाइन है वो यहाँ एक्सेसिबल इंडिया, ये गाइडलाइन है अधिनियम बन पाया है? नहीं, सुगम भारत एक अभियान है, अभियान इसी एक्ट में, एक्ट तो यही है, तो ये दिव्यांग अधिकारी में उसी अधिनियम के पर्व्यू में बना वो अभियान। जी जी। उस अभियान को यहाँ प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। तो आप ज्यादातर क्षेत्रों में जाइए, स्कूलों में कॉलेज जाएंगे तो आपको रैंप रेलिंग, बड़े बड़े टॉयलेट, ये सिनेमा घर, मॉल, कहीं भी जाएंगे तो ये सब चीज चल रही है। जो हमारे शासकीय भवन है उन जैसे आप मेरे कार्यालय में आप आएंगे तो ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा कार्यालय जो न्यायालय कार्यालय दोनों टोटल फुली एक्सेसिबल है। दिव्यांग आसानी से बिल्कुल आ सकता है, जा सकता है, अपनी समस्या बता सकता है, उसके लिए पूरा वहाँ पे सब सुविधाएं वहाँ पे की है। कितना काम बाकी है इसमें, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में तो सभी का आना जाना है? देखिए जो मतलब एक्ट 2016 में ये जो गाइडलाइन आई है 16 के बाद से 17 के बाद नियम वगैरह बने थे, तो अब समझ लीजिए कि अभी तो 10 वर्ष भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने नवीन भवन है अगर मान लो कहीं आपको देखने में आता तो जरूर रिपोर्ट कर दीजिए आप। अच्छा, आप ये जो आप चर्चा इस समय कर रहे हैं, मुझे लगता है एक प्रयास इसमें ये भी होना चाहिए, जैसे हम नक्शे पास कराते हैं, नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, वहां इस तरह के प्रावधान होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि नो फ्लाइंग जोन है तो वहां वो एक लिमिट तय होती है। जैसे हम भोपाल की बात कर लें अगर राजधानी की, तो 3 फ्लोर तक आप मकान बना सकते हैं, ग्राउंड +3, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, एक मानक है। तो मुझे लगता है कि जो नक्शा पास करने वाली या टाउन कंट्री प्लानिंग वाली जो संस्थाएं हैं, वहां ये चीज आवश्यक अनिवार्य होना चाहिए कि आप इस तरह के भवन अगर निर्माण कर रहे हैं तो ये उसका मानक, ये उसका रेशो है। तो इस दिशा में सोचा है कुछ आपने? बिल्कुल पूरी अनिवार्यता है और उसकी अनिवार्यता का पालन अगर वो अधिकारी संबंधिकारी ये नहीं चेक कर रहा है, ये प्रावधान है, नगर निगम में प्रावधान है। अच्छा, प्रावधान है उसको। अच्छा, रकम बार अगर नहीं मानेगा 10,000 का जुर्माना है, उसका लिमिट बढ़ती चली जाएगी और नौकरी भी जाएगी और दूसरे और भी चार्जेस उसको लगेंगे। ये सब हम लोग धीरे धीरे अब उसको हम लोग फोर्सफुली करना शुरू कर दिए हैं। और पहली बात तो जो नवीन भवन उसमें कर रहे हैं और पुराने भवनों को भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो नक्शा पास करते समय जो एक बकायदा उनको गाइडलाइन दी जाती है जो हमारी बिल्डिंग बनती है, जी शासकीय परिसर है उनको किया जाना, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हमारे जितने भी ऐसे हैं उनको सबको किया जाना। आपका कार्यकाल बहुत सफल कार्यकाल रहा, आपने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। अब क्योंकि समाज की मुख्य धारा में आपने दिव्यांगजनों को लाने के लिए अथक प्रयास किए हैं और ये अपने आप में अनूठा कार्य है और आपको मिला राष्ट्रपति पुरस्कार, उसकी गवाही है। अब चूंकि आपकी संघ की पृष्ठभूमि से भी आप आते हैं तो सेवा का भाव आपके अंदर बहुत पहले से है, तो अब दूसरी पारी आपकी कैसी रहेगी? देखिए ऐसा है कि किसी पुरस्कार के लिए तो कार्य नहीं किया मैंने, हम तो अपने कार्य को शिद्दत से जो जिम्मेदारी उसको पूरा करने का काम हमने किया है। और कभी जीवन में सोचा नहीं था कि हम मध्य प्रदेश शासन में और इतने पूरे प्रदेश की हमको दिव्यांगजनों की आय के रूप में काम मिलेगा। तो उसके 2 सफल कार्यकाल रहे और जैसा आपने कहा राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल गया और पूर्व महर्षि दधीची पुरस्कार भी हमको मिला। और लगातार जो अंतिम पायदान में बैठे लोगों की मदद करना, पीड़ित जनों की मदद करना, गरीब लोगों, पिछड़े लोगों की मदद करना, ये हमेशा मेरे मन में लग रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत से हमारे जो मित्र वर्ग हैं वो भी अब उनका ये कहना है कि अब राजनीतिक क्षेत्र में जाकर भी आप कुछ अपने आप को कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो हमेशा लक्ष्य ये है कि लोगों की सेवा करना है, किसी भी क्षेत्र में रहें। और कुछ ऐसी चीजें जो मैं देखता हूँ अभी अपने देश में कि जिस प्रकार से चाहे वो संविधान को लेकर के हो या बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के हो या कुछ और अन्य बातों को लेकर के समाज के लोगों को बरगला करके और गलत दिशा में ले जाने का कुछ काम करते हैं, जबकि हद कुछ और होती है। तो वो उसमें ऐसा लगता है कि हमारे देश को अगर हमको आगे ले जाना है तो एकता करके रहना पड़ेगा, एकजुट होकर रहना पड़ेगा, चाहे वो हमारे किसी भी समाज के लोग हों, किसी भी हमारे भारत देश के हर नागरिक को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो
बांट करके और खाई पैदा करके अपने आप को अपना लाभ देखते तो क्या मुझे लगता है वो पीड़ा का राजनीतिक शक्ति जो है जी। वो आपके इस कार्य को ज्यादा सुगम बनाएगी, कुछ ऐसा सोचा है आपने? मैं समझता हूँ कि समाज हमारा सही दिशा में जाए, हमारा देश सही दिशा में जाए, उसमें जो गड़बड़ियाँ हो रही है इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसमें जरूर मैं मदद करना चाहूँगा, इसमें जरूर मैं आगे जाना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको हमारी ओर से। और ये थे हमारे साथ संदीप रजक जी, दिव्यांग जन आयुक्त मध्य प्रदेश, और आपकी अगली पारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्वदेश न्यूज को आपका कीमती समय देने के लिए आपका आभार। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।